वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एथिक्स फॉर जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 और प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं एथिक्स की डेफिनेशन के बारे में, और हमने जाना है एथिक्स और मोरलिटी में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में, और एथिक्स मोरलिटी पर क्या कहना है प्रोफेशनल्स, एकेडमिशियंस या फिर फिलोसोफर्स का। ये व्यू हम देख चुके थे और कुछ की टर्म्स हमने देखे थे, जैसे कि एथिकल रिलेटिविज्म एज वेल एज एथिकल एब्सोल्यूटिज्म। ये कुछ कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया कंसेप्ट एथिकल लिविंग के बारे में। हम जानेंगे एथिक्स के साथ जीने का मतलब क्या, एथिक्स और लाइफ ये जब कन्वर्ज करती हैं तो होता क्या है, क्या क्या हो सकता है। शायद हमारी नौकरी खतरे में आ जाए, मीन्स आप अपनी नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं। और क्या हो सकता है आपके साथ, शायद आपकी जान खतरे में आ जाए, मीन्स लाइफ का रिस्क हो जाए एथिकल प्रिंसिपल फॉलो करने में। इतना ज्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ सकता है फॉर एथिकल लिविंग। और ये हम किसके थ्रू देखेंगे, हम दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करेंगे और जानेंगे कॉस्ट ऑफ एथिकल लिविंग। ये आज पढ़ने वाले। Being ethical is not just about living a principled life or being a conscientious professional। देखिए, एथिकल होने का मतलब ये नहीं कि आप खुद में बस एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं और कंसाइंटियस में कर्तव्यनिष्ठ बने जा रहे हैं। कंसाइंटियस जो वर्ड है इसका एक और मीनिंग मैं आपको यहां पर बताता हूं। जैसे आप व्हाइट यूनिफॉर्म जब भी पहने तो उसको पहनना इजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना कठिन है, आप जानते हैं। वैसे ही एथिकल प्रिंसिपल्स को पढ़ना इजी है, लेकिन उसको पर्सनल लाइफ पर अप्लाई करना बहुत टफ है। ये तो बात पता लग गई। तो ये पर्सपेक्टिव होता है कंसाइंटियसनेस में। तो जो हम इंटीग्रिटी पढ़ेंगे तो इस वर्ड पर और फोकस करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, एथिकल होना बस ये भर नहीं है कि आपने बस एथिकल प्रिंसिपल को खुद में जिया, खुद से कंसाइंटियस हो गए, बजाय कि और क्या हो सकता है। इट इज फंडामेंटली हाउ वन रिस्पॉन्ड्स टू अनएथिकल बिहेवियर। अब देखिए, ये रिस्पॉन्स है। एथिकल लिविंग में क्या है, रिस्पॉन्ड मीन्स आप खुद से एथिकल एक्ट फॉलो कर रहे हैं, खुद से एथिकल एक्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये एक पर्सपेक्टिव हो गया एथिकल लिविंग का। दूसरा पर्सपेक्टिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि जब आप अनएथिकल एक्ट होते हुए देखें तो क्या आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं। तो ये रिस्पॉन्स की बात है एथिकल लिविंग में टू अनएथिकल बिहेवियर विटनेस्ड इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्फीयर्स। अब देखिए, यहां पर रिस्पॉन्स की तो बात है ही है, उसके अलावा किसकी बात है, इसको देखा जाता है पर्सनल रिस्पॉन्स और प्रोफेशनल रिस्पॉन्स। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें यूपीएससी सीएससी जीएस पेपर 4 के लिए वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्स है। इसको हम देखेंगे विशल ब्लोइंग के साथ, विशल ब्लोइंग के साथ। और जब आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं और मान लीजिए उस डिपार्टमेंट में करप्शन है, इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, तब आप कैसे एक्ट करते हैं, तब आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये है एथिकल लिविंग। अब देखिए, ये स्केल की बात है। यहां पर क्या है, द चैलेंज ऑफ स्केल। देखिए, रिस्पॉन्डिंग टू अनएथिकल एक्ट बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब देखिए, आप चलिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्ड किसके खिलाफ कर रहे हैं, 10 या 5 लोग जो अनएथिकल एक्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ ही आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्या, कि एक माइनस्क्यूल माइनॉरिटी है जो कुछ अनएथिकल एक्ट कर रही है, क्या उन अनएथिकल एक्ट को ही आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या फिर आप एक लार्जर सोसाइटी के अनएथिकल एक्ट के खिलाफ भी रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ये बात है स्केल की। रिस्पॉन्डिंग टू अनएथिकल एक्ट्स बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स टीचिंग चीटिंग इन वन क्लासरूम। देखिए, अब फ्यू इंडिविजुअल्स क्या हो सकते हैं, आप मान लीजिए टीचर हैं, तो आपके एथिकल लिविंग में आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं रिस्पॉन्ड करता हूं कि अगर मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स चीट करते हैं तो मैं
रिस्पॉन्ड करता हूं। अब आप टीचर हैं, चलिए आपने स्टूडेंट को तो रोक दिया, तो आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। क्या आप अपने कॉलेज में फैले इंस्टीट्यूशनल करप्शन के खिलाफ कुछ बोल पाते हैं? देखिए, ये दोनों एथिकल लिविंग की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर स्केल बहुत छोटी है, मिनिमल स्केल की बात है। यहाँ पर एथिकल लिविंग में बहुत ज्यादा दम नहीं चाहिए, करेज नहीं चाहिए, यहाँ पर करेज चाहिए। तो यहाँ पर स्केल ज्यादा है, स्केल बढ़ गई, ये बात कही जा रही है। तो फ्यू इंडिविजुअल्स के जो अनएथिकल एक्ट हैं उनके खिलाफ तो आप बोले ही बोले, और क्या करें, बट रिस्पॉन्डिंग टू कलेक्टिव और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर अ सिविल सर्वेंट। तो एथिकल लिविंग फॉर अ सिविल सर्वेंट क्या हो सकती है? वो कुछ इंडिविजुअल्स के जो अनएथिकल एक्ट हैं उसके खिलाफ तो रिस्पॉन्ड करे ही करे, साथ में वो इंस्टीट्यूशनल करप्शन के खिलाफ भी रिस्पॉन्ड करे। और ये एक चैलेंज माना गया है, ऐसा करना एक खुद में ही चैलेंज है। मींस आपको डे टू डे बेसिस पे खुद से लड़ना पड़ेगा ऐसा कुछ करने के लिए। अब देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो केस स्टडी में आए हुए हैं, उसको देखते हैं। रामेश्वर सक्सेसफुली क्लियर द प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो रामेश्वर क्या किए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया, एंड वाज एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी दैट ही वुड गेट थ्रू द सिविल सर्विस टू सर्व द कंट्री। अब ये क्या कोशिश कर रहे थे कि हम भी कंट्री को सर्व करेंगे, जैसे आप सब लोग कंट्री को सर्व करेंगे। However, soon after joining the services, he realized that things are not as rosy as he had imagined. तो वैसा कुछ नहीं था जैसा वो मान के चले थे। तो उन्हें क्या दिख गया होगा? इंस्टीट्यूशनल करप्शन। अब बात आएगी एथिकल लिविंग की कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। चलिए, उन्होंने क्या करप्शन देखा, देखते हैं। ही फाउंड अ नंबर ऑफ माल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन द डिपार्टमेंट। तो पूरे इंस्टीट्यूशन में ही करप्शन था असाइन टू हिम, और उनके ही डिपार्टमेंट में था। फॉर एग्जाम्पल, फंड्स अंडर वेरियस स्कीम्स एंड ग्रांट्स वर मिसएप्रोप्रिएटेड। तो पहली बात तो फंड के लेवल पर करप्शन था। द ऑफिशियल फैसिलिटीज वर फ्रिक्वेंटली बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल नीड्स। तो इनके डिपार्टमेंट में क्या है, प्रोफेशनल नीड और पर्सनल नीड में कोई डिफरेंस नहीं रह गया था। प्रोफेशनल नीड्स और पर्सनल नीड्स में कोई डिफरेंस नहीं रह गया था, और ये एक अनएथिकल एक्ट होता ही है। और ये कौन कौन कर रहा था? इनके डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स और स्टाफ मेंबर्स। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड दैट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग द स्टाफ वाज आल्सो नॉट अप टू द कैंडिडेट्स अप टू द मार्क। मींस अब जो और लोग भी रिक्रूट किए जा रहे थे इनके डिपार्टमेंट में, इनके स्टाफ में, वो भी अप टू द मार्क नहीं थे। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स वर रिक्वायर्ड टू राइट एन एग्जामिनेशन। अब कोई एग्जामिनेशन लिया जाता है उनका, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इन विच अ लॉट ऑफ चीटिंग। देखिए, डिपार्टमेंट में चीटिंग हो रही है और जिसमें सभी इन्वॉल्व हैं। कौन? सभी। वाज गोइंग ऑन। सम कैंडिडेट्स वर प्रोवाइडेड एक्सटर्नल हेल्प। तो सबको एक्सटर्नल हेल्प भी मिल रही है इन द एग्जामिनेशन। रामेश्वर ब्रॉट दीज इंसिडेंट्स टू द नोटिस ऑफ हिज सीनियर्स। तो इन्होंने अपने सीनियर्स को भी बताया। However, he was advised to keep his eyes, ears and mouth shut and ignore all these things. तो उनके सीनियर्स ने उनको क्या कहा कि आप अपने आंख कान मुंह सब बंद कर लीजिए और एथिकल लिविंग की बातें छोड़ दीजिए। आप क्यों रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? ये होता है एथिकल लिविंग, और लोग उसको अलाउड नहीं करना देना चाहते। विच वर टेकिंग प्लेस विद द कनिवांस ऑफ द हायर अप्स। तो जिन ऊपर बैठे अधिकारियों के मिली भगत से ये चीजें हो रही थी, इसी वजह से ये लोग भी मना करेंगे, उनके मिली भगत से ये चीजें हो रही हैं। रामेश्वर फेल्ट डिसइल्यूजन्ड एंड अनकंफर्टेबल। तो वो तो आ रहे थे कंट्री को सर्व करने के लिए, अब लेकिन बेचारे क्या कर रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। ही कम्स टू सीक योर एडवाइस। तो वो अब आपके पास आए। देखिए, इस केस स्टडी में आपने क्या देखा? पहले तो आपको एक सिनेरियो दे दिया गया और उसमें कहा गया वो अधिकारी अब आपके पास आया है आपकी एडवाइस लेने के लिए। तो अब यहां पर एग्जामिनर क्या देखना चाहता है? वो देखना चाह रहा है कि आप एथिकल लिविंग कैसे शो करेंगे। एथिकल लिविंग की बातें कहाँ हैं? प्रोफेशनल एथिक्स की बातें कहाँ हैं? ये सब एग्जामिनर आपके आंसर में चेक करना चाहेगा। अब आपको करना क्या है?
आपसे पूछा गया है इंडिकेट वेरियस ऑप्शंस दैट यू थिंक आर अवेलेबल इन द सिचुएशन। अब देखिए, अब आप अपनी एडवाइस तो देंगे, तो एडवाइस में जितने भी ऑप्शन अवेलेबल समझ में आ रहे हैं आपको, आप उनको लिखिए। मीन्स ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आप चलिए एथिकल कुछ ना कुछ बोलेंगे, आप एथिकल एडवाइस देंगे, क्या आप अनएथिकल एक्ट को भी या अनएथिकल ऑप्शंस जो हैं उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि नहीं? तो जब आप अनएथिकल को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तभी तो आप एथिकल की इंपॉर्टेंस जान पाएंगे। इसलिए ये ऑप्शंस आपसे पूछे जाते हैं, इसमें आप एथिकल एज वेल एज अनएथिकल दोनों ऑप्शंस को मेंशन करें और दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी लिखें। हाउ वुड यू हेल्प him to evaluate these options and choose the most appropriate path to be adopted? अब आपको ऑप्शंस लिखने हैं और उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसके बारे में बताना है। तो अब देखिए, यहां मैंने आंसर में क्या किया है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं और उसके मेरिट और डिमेरिट पर बात की हुई है, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एज पर मी था वो मैंने लिख दिया है। अब वो तो एज पर मी था, लेकिन मैंने इसको जस्टिफाई किया है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जैसे कांतियन पर्सपेक्टिव से जस्टिफाई किया है, वर्च्यू एथिक्स से जस्टिफाई किया है और कंसिक्वेंशलिज्म से भी जस्टिफाई किया है। तो ऐसे ही जब आप भी अपने ऑप्शंस को मेंशन करें तो फिर जस्टिफिकेशंस आप ऐसे ही दें। केस स्टडी को सॉल्व करने का यही एक अच्छा सा तरीका है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, इग्नोर एंड कंफर्म। तो पहला चीज क्या, एथिकल लिविंग छोड़ दीजिए, तो आप अनएथिकली ट्रीट करिए और इग्नोर कर दीजिए, और जो आपके अधिकारी कह रहे हैं वो काम करिए, कंफर्म कर जाइए, नकल है होने दीजिए, फंड्स कोई गबन कर रहा है होने दीजिए। तो इसमें होगा क्या, मेरिट्स, आपकी जॉब तो बनी रहेगी। तो मैंने आपको क्या कहा था, एथिकल लिविंग में आपकी जॉब जा सकती है, जबकि जब आप अनएथिकली एक्ट करें तो शायद जॉब सिक्योरिटी बनी रहे, क्योंकि आप किसी से कुछ कहेंगे नहीं, किसी से कुछ बोलेंगे नहीं, तो आपकी जॉब पे खतरा भी नहीं होगा, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपके जो हायर अप्स हैं वो आपसे खुश बने रहेंगे और कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, तो आप पीस की भी बात कहेंगे। शायद आपको ये मेंटल पीस समझ में आए, लेकिन ये रियल पीस होगा या नहीं होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब डिमेरिट्स देखिए, यहां पर क्या लूज करेंगे आप, पर्सनल इंटीग्रिटी, और आप भी दिखेंगे कंप्लिसिट इन द करप्शन। तो आपकी भी मिली भगत दिखेगी किसमें, करप्शन में, आपकी भी मिली भगत समझ में आएगी। ये इसका डिमेरिट है। फ्रॉम ए कांतियन एथिक्स दिस फेल्स टू फुलफिल ऑफिशियल ऑब्लिगेशन। तो जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो भी कहीं ना कहीं यहां पर गायब है, पर्सनल एथिक्स यहां पर गायब है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। अब देखते हैं रिपोर्टिंग टू हायर अथॉरिटीज। अब देखिए मैंने ये ही एक सॉल्यूशन के रूप में यहां पर बताया है, तो अब देखते हैं ऐसा क्यों है। मेरिट क्या है, अपहोल्ड इंटीग्रिटी, क्योंकि आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो इंटीग्रिटी तो आप मेंटेन किए हैं। अब ये इंटीग्रिटी जो कीवर्ड है इसको मैं बाद में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, ये इंटीग्रिटी की मीनिंग क्या होती है मैं बताऊं। ये होता है कलेक्शन ऑफ वेरियस वर्च्यूज, कलेक्शन ऑफ वेरियस वर्च्यूज। अब बहुत सारी उसमें वर्च्यूज आती हैं, उनके बारे में बात जब इंटीग्रिटी पर चर्चा करेंगे तब करेंगे। और क्या बता रहा है, ट्रांसपेरेंसी की बात है, आपने ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने हायर ऑफिस अथॉरिटीज को बताया, और जिस वजह से सिस्टमेटिक और जो सिस्टमिक रिफॉर्म है इसके होने के चांसेस हैं। कैसे रिफॉर्म, शायद ये जो करप्शन फैला हुआ है इंस्टीट्यूशनल करप्शन ये बंद हो जाए। डिमेरिट क्या है, आप शायद पूरे डिपार्टमेंट में अलग थलग पड़ जाएं, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट ही अनएथिकल एक्ट में लगा हुआ था और आप एथिकल लिविंग की बात कर रहे हैं, तो शायद आप पूरे डिपार्टमेंट से अलग हो जाएं और रिटेलिएशन भी झेलना पड़े आपको, आपको मॉक करें आपके जूनियर्स एज वेल एज जो भी करप्ट सीनियर्स हैं वो, तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा। तो एथिकल लिविंग में क्या क्या देखना पड़ रहा है, प्रोफेशनल आइसोलेशन, रिटेलिएशन, मींस इसीलिए इसको कहा गया क्या, कंसाइंटियस एफर्ट्स, मींस सफेद कपड़ा पहनना सरल है लेकिन मेंटेन करना बहुत कठिन है। इसको मेंटेन करेंगे, एथिक्स को मेंटेन करेंगे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको प्रोफेशनली आइसोलेट होकर भी रहना पड़ सकता है। और क्या होना पड़ सकता है देखते हैं। एक अच्छा सा ऑप्शन यहां पर क्या है, रिजाइन, आप रिजाइन कर दीजिए, तो इससे क्या है आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी तो लूज नहीं होगी। चलिए आप मींस आप पर्सनल एथिक्स तो शो कर रहे हैं लेकिन मिस क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल एथिक्स। आप हर बार
जहां कहीं करप्शन दिखेगा, अगर रिजाइन करने लगेंगे तो फिर आपको पब्लिक सर्वेंट क्यों कहा जाए, क्योंकि पब्लिक सर्विस में ये सब चलता है। तो पर्सनल इंटीग्रिटी तो मेंटेन है, मेंटल हेल्थ तो मेंटेन है, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स मिसिंग है। इस एक्ट का एक डिमेरिट जो है कि चलिए पर्सनल इंटीग्रिटी तो आपने रिटेन की, लेकिन आपका जो करेक्टर है यहाँ पर वो एस्केपिस्ट दिखेगा। एस्केपिस्ट मीन्स आप प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रॉब्लम से बच के निकल रहे हैं। तो एग्जामिनर ये जो आपका एटीट्यूड है वो लाइक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इसको डिसलाइक करेगा। और क्या है, इट अबैंडन्स द अपॉर्चुनिटी टू इफेक्ट चेंज फ्रॉम विद इन एंड अकॉर्डिंग टू द वर्च्यू एथिक्स में लेक द करेज नीडेड टू कन्फ्रंट इनजस्टिस। अब देखिए, आप एस्केपिस्ट हैं तो इसका मतलब क्या है, आप चेंज ओरिएंटेड बातें नहीं कर रहे, मींस आप स्टेटस क्वेस्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, स्टेटस क्वेस्ट जो चल रहा है उसको चलने दें। ये जो मैं कीवर्ड लिख रहा हूं ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा इसी नोट में। और क्या, अगर वर्च्यू एथिक्स की बात करें तो आप में क्या मिसिंग है, आप में करेज मिसिंग है। अब ये जो करेज है इस पर भी मैं बहुत बात करूंगा और आपको बताऊंगा करेज और ब्रेवरी में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो अभी के लिए आप समझिए कि आप में करेज की कुछ ना कुछ कमी दिखेगी और आप इनजस्टिस के खिलाफ खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कुछ वर्च्यूज हैं जो मिस होंगी आपकी करेक्टर में। और क्या आपके पास ऑप्शन है, वर्क क्वाइटली टू चेंज द सिस्टम विद इन। अब आप काम करते रहिए, चुपचाप काम करते रहिए और सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते रहिए। तो यहां पर क्या होगा, पर्सनल इंटीग्रिटी भी बनी रहेगी। क्यों, क्योंकि आप चेंज तो करना चाह रहे हैं। क्यों, करप्शन आप खत्म करना चाह रहे हैं। और लेकिन क्यों, कैसे करना चाह रहे हैं, क्वाइट तरीके से, बहुत ज्यादा हल्ला नहीं मचाना है, कुछ इंटरनल रिफॉर्म्स की बात करते रहनी है धीरे धीरे। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, चेंज द सिस्टम विद इन। अब मेरिट क्या है, बैलेंसेस इंटीग्रिटी विद प्रैग्मेटिक एक्शन। तो देखिए, इंटीग्रिटी भी बनी रही और साथ में बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं आया किसी का, क्योंकि आप धीरे धीरे रिफॉर्म कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की ट्रांसपेरेंसी आप इंक्रीज कर रहे हैं, कैमरा लगा दिया एग्जामिनेशन रूम में, कैमरा लगा दिया आपने जहां पे पेपर रखे जा रहे हैं, तो चीटिंग के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अलाइंस विद वर्च्यूज ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस। जब आप ऐसा करेंगे तो ये वाली वर्च्यूज पेशेंस एंड परसिवरेंस ये दिख जाएगी। अब देखिए, मैं जब आपको वर्च्यू एथिक्स पढ़ाऊंगा तो परसिवरेंस एक जो वर्च्यू है, परसिवरेंस और परसिस्टेंस, इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। अगर आपको आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं आता है तो फिर आप मेरे वर्च्यू एथिक्स वाले लेक्चर का वेट करिए, वर्च्यू एथिक्स उसमें मैं बताऊंगा। तो आप में कमी किसकी दिखेगी, पेशेंस एंड परसिवरेंस की। डिमेरिट क्या है, चेंज इज ऑफन स्लो। चलिए ये मेरिट तो देख ली, क्वाइटली काम करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत स्लो होगा, क्यों, आपको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे डिपार्टमेंट से, फंड्स की दिक्कत आएगी, तो ये सब बहुत स्लो है। और ऑफिसर में फील गिल्ट फॉर नॉट कन्फ्रंटिंग द सिस्टम डायरेक्टली, और आपके अंदर एक गिल्ट की फीलिंग बनी रहेगी, यार मैं डायरेक्ट तो फाइट नहीं कर पा रहा हूं इस करप्ट सिस्टम से, यार मैं चुपचाप बैठ के ये यहां पर ईमेल लिख रहा हूं, लेटर लिख रहा हूं, डायरेक्ट जाके क्यों नहीं बोल दे रहा हूं जो भी करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनसे, ये आप में गिल्ट तो बनी ही रहेगी। तो ये डिमेरिट है। विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग क्या है, आप अपने डिपार्टमेंट में जो भी करप्शन है उसको डिस्क्लोज करिए, किसके सामने, मीडिया के सामने, पब्लिक अथॉरिटीज के सामने। तो ये विसल ब्लोइंग का एक्ट है। उसके मेरिट क्या है, एक्सपोजेस, तो यहां पर जो आप क्वाइटली जो काम कर रहे थे, यहां पर चिल्ला चिल्ला के एक्सपोज करेंगे लोगों के सामने रॉन्ग डूइंग एट अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब मीडिया को बताइए, पब्लिक अथॉरिटीज को बताइए, तो जिससे होगा क्या, अकाउंटेबिलिटी तो इंक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा, सर्विंग द यूटिलिटेरियन आइडियल ऑफ द सोशल वेलफेयर, क्योंकि आप अपने इंस्टीट्यूशन से करप्शन को खत्म करेंगे विसल ब्लोइंग के द्वारा, तो होगा क्या, सोशल वेलफेयर तो बढ़ ही जाएगा, जिसमें आप, क्योंकि इंस्टीट्यूशन किसको सर्व करता है, पब्लिक को, और पब्लिक अगर करप्शन से आए हुए अधिकारी के साथ डील करेगी तो गड़बड़ है,
इसीलिए ऐसे अधिकारी अगर नहीं आएंगे जो चीटिंग से पहले आ रहे थे आपके डिपार्टमेंट में, तो फिर सोशल वेलफेयर तो होगा ही होगा। तो इनडायरेक्टली आप यूटिलिटेरियन जो नीड है उसको भी फुलफिल करेंगे। लेकिन डिमेरिट क्या है? कैरीज सीवियर रिस्क टू कैरियर। तो कैरियर का रिस्क कैसे है? कैरियर का मीनिंग क्या होता है? कैरियर का मीनिंग होता है सर्विस में जाना और देखना अपनी ग्रोथ को विद रिस्पेक्ट टू द प्रमोशन, विद रिस्पेक्ट टू द सैलरी, विद रिस्पेक्ट टू द रिकॉग्निशन। तो वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है इसमें, बहुत सारी चीजें होती हैं कैरियर में, आपकी पेंशन, ग्रेजुटी, बहुत सारी चीजें आती हैं कैरियर में। तो कहीं ना कहीं रिस्क हो जाएगा कैरियर का। जैसे मान लीजिए कोई आपका सीनियर है, वो इसमें इन्वॉल्व था और विसल ब्लोइंग के बाद ये बच गया, तो फिर क्या है, वो आपके जितने भी प्रमोशन होंगे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके इंक्रीमेंट हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी ग्रेजुटी को रोकने की कोशिश करेगा। ये सब आपके साथ हो सकता है। पर्सनल सेफ्टी मींस आपको धमकी भी मिल सकती है, जान की धमकी। एंड प्रोफेशनल स्टैंडिंग, तो जो बात मौकरी वाली बात मैंने की थी वो फिर होगी कि देखिए ये बने हैं हरिश्चंद्र। तो ऐसे कुछ कमेंट्स भी आपको देखने पड़ सकते हैं। अब देखिए एथिकल लिविंग में आपने क्या क्या देखा। अगर जब आपने एथिक्स पकड़ लिया तो आपको क्या क्या मिला? रिटेलिएशन मिला फ्रॉम करप्ट एक्टर्स, प्रोफेशनल आइसोलेशन देखने को मिला, गिल्ट की फीलिंग आ सकती है, डायरेक्टली आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। कैरियर का रिस्क है मींस आपके इंक्रीमेंट, बोनस, ग्रेचुटी, इन सब पर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। दूसरा पर्सनल सेफ्टी की बात है, आपको जान से मारने की धमकी भी मिल सकती है। और प्रोफेशनल स्टैंडिंग की बात है। तो अब मैंने जो आपको यहाँ पर एथिकल लिविंग के बारे में बताया था, तो यहाँ पर एक चीज बताई थी कंसाइंटियस। तो ये जो कीवर्ड है वो इन्हीं सब खतरों को बता रहा है। इथिक्स जानना भर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अप्लाई करना, और अप्लाई करते वक्त जो भी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं उनको स्वीकार करना, वो ही है एथिकल लिविंग। और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप प्रोफेशनल एथिक्स की बात कर रहे हैं, जब इंस्टीट्यूशनल करप्शन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? एक पब्लिक सर्वेंट को रिक्रूट करने वाले एग्जाम की। अब यहां पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है रिपोर्टिंग टू हायर अथॉरिटीज। तो मैंने यहां पर इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट कहा है, मींस आपके जो भी सीनियर इन्वॉल्व हैं उनसे भी ऊपर की जो अथॉरिटी है उसके पास जाइए, उसको रिपोर्ट करिए। और रिपोर्ट ऐसे ही नहीं, विद सम प्रूफ्स। तो पहले जितने भी मींस हैं विद इन डिपार्टमेंट उनको टैप करिए। जब आप वहां पर ना सफल हो पाए तब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विसल ब्लोइंग है, या खुद से ही लग जाइए सिस्टम को सही करने में, या विसल ब्लोइंग के साथ साथ वर्क क्वाइटली टू चेंज द सिस्टम विद इन, दोनों साथ में ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने डिपार्टमेंट के जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट में ये सब चल रहा है। तो रिपोर्टिंग टू हायर अथॉरिटीज। अब मैं इसको जस्टिफाई कैसे कर रहा हूं, ये देखिए, जस्टिफिएबल थ्रू 3 एथिकल फ्रेमवर्क। देखिए इसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं खुद से ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा कहना ऐसा है, नहीं, मैं कहूंगा एज पर सोक्रेट्स। चलिए, और किसका व्यू ले सकता हूं? गांधी का ले सकता हूं, या किसी भी एथिकल प्रिंसिपल का ले सकता हूं, एथिकल थ्योरी ले सकता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया? कांतियन पर्सपेक्टिव लिया, वर्च्यू एथिक्स लिया और कंसिक्वेंशलिज्म लिया, और मैं जो ऑप्शन को मोस्ट अप्रोप्रिएट बता रहा हूं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। यही क्रक्स है किसका? केस स्टडी का। एज पर कांतियन पर्सपेक्टिव, फुलफिल्स द ऑफिशियल ड्यूटी टू नॉट बी कंप्लिसिट इन करप्शन। अब देखिए, अगर आप अपने अथॉरिटीज को बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप तो करप्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं ही नहीं, मिली भगत आपकी तो है नहीं, क्योंकि आप करप्शन को तो एक्सपोज कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं? आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभा रहे हैं। तो आप ड्यूटी इथिक्स वाली बातें कर रहे हैं, ड्यूटी इथिक्स। अब देखिए वर्च्यू इथिक्स का मीनिंग क्या है? आपकी पर्सनालिटी में कैसे इथिक्स समझ निखर के आई, कैसे एथिकल प्रिंसिपल्स आपकी पर्सनालिटी में दिख रहे हैं, इसको कहते हैं वर्च्यू इथिक्स। ये किसकी बात थी? ये तो ड्यूटी की बात थी। जो ड्यूटी में होना चाहिए, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होना चाहिए, वो आपने किया। यहां जो बात है वो पर्सनल लाइफ में आप कैसे देखे इस एक्ट को। डेमोन्स्ट्रेट द करेज एंड इंटीग्रिटी एक्सपेक्टेड ऑफ अ वर्चुअस ऑफिसर। देखिए
करेज किस में होता है? करप्शन को सह लेने में करेज है या करप्शन को एक्सपोज करने में करेज है? शायद करप्शन को एक्सपोज करने में करेज चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए। तो ये जो वर्च्यूज हैं अगर आपकी हैबिट में नहीं होंगी, करेक्टर में नहीं होंगी, तो फिर आप नहीं बता पाएंगे। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं मींस आप डे टू डे बेसिस पर इंटीग्रिटी को प्रैक्टिस करते हैं। आपको करप्ट एक्ट अच्छे लगते ही नहीं है पर्सनल लेवल पर, अपनी पर्सनालिटी में, इसीलिए आप हायर अथॉरिटीज को कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो आपकी पर्सनालिटी में इंटीग्रिटी देखने को आई, करेज देखने को मिला। वर्च्यू एथिक्स में जब भी आप जस्टिफाई करें तो बहुत सारी वर्च्यूज को मेंशन कर दीजिए, जितनी भी वर्च्यूज हम पढ़ेंगे। तो अभी वर्च्यूज बहुत सारी पढ़ेंगे, जैसे यहां पर आपको क्या देखने को मिला? चलिए, करेज देखने को मिली, इंटीग्रिटी देखने को मिली, परसिवरेंस देखने को मिल रहा है। तो परसिवरेंस के बारे में देखेंगे क्या होता है परसिवरेंस। अब कंसिक्वेंशलिज्म जो एंड पर फोकस करती है थ्योरी, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो एंड है वो किसका है? यूटिलिटेरियनिज्म, मींस एम्स फॉर द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए, अगर आप करप्शन को एक्सपोज कर रहे हैं हायर अथॉरिटीज के लिए तो उससे होगा क्या? डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ रिफॉर्म होंगे और करप्शन कम हो जाएगा। और अगर करप्शन कम हो जाएगा तो उससे एट लास्ट फायदा किसको मिलेगा? लार्जर पब्लिक को। तो ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर मींस ज्यादातर लोगों के लिए ये अच्छी बात होगी कि डिपार्टमेंट से करप्शन खत्म हो गया। डिपार्टमेंट के लिए तो अच्छी होगी ही होगी, और किसके लिए अच्छी होगी? बाय एंड लार्ज सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूशन से मिलके ही काम करती है। तो सोसाइटल गुड की बात है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये जो है वो कहाँ देखा जा रहा है? कंसिक्वेंशलिज्म में। तो कंसिक्वेंस क्या है? गुड हो पा रहा, अच्छा हो पा रहा, किसके लिए? सोसाइटी के लिए, बाय इनिशिएटिंग सिस्टमिक और सिस्टमेटिक रिफॉर्म। तो ये केस स्टडी हमने ऐसे सॉल्व की। अब देखिए, यहां पर जो की टर्म है विशल ब्लोइंग, इसके बारे में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। देखते हैं क्या है। देखिए, हम थ्योरी किसकी पढ़ रहे हैं? एथिकल लिविंग की। उसके बारे में हम जान रहे हैं क्या कि पर्सनल लाइफ में एथिकल लिविंग क्या है और प्रोफेशनल लाइफ में एथिकल लिविंग क्या है। और प्रोफेशनल लाइफ में एथिकल लिविंग की वजह से आपने क्या क्या दिक्कतें झेली? आपने जान की धमकी मिली, आपको जान की धमकी, और क्या? आपका जो करियर है वो भी रिस्क पर है, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन फिर भी आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप में क्या दिख रहा है? करेज। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपकी पर्सनालिटी में वो बातें हैं, डे टू डे बेसिस पर ऐसा आप कर लेते हैं तभी आप वहां पर कर रहे हैं। तो ये बात वर्च्यू एथिक्स की है। तो ये सब चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं। अब इसी में हम विसल ब्लोइंग भी देखेंगे। विसल ब्लोइंग भी कहीं ना कहीं एथिकल लिविंग की बातें हैं। तो विसल कौन बजाता है? पहले तो आप समझिए, तो एक जो रेफरी होता है किसी भी मैच में वो विसल बजाता है। मीन्स जो इम्पार्शियल व्यक्ति है उसके हाथ में ही विसल दी जाती है। विसल ब्लोअर, अब ये 2022 का पीवाईक्यू है, देखते हैं क्या है। विसल ब्लोअर हु रिपोर्ट्स करप्शन एंड इलीगल एक्टिविटीज। तो विसल ब्लोअर करता क्या है? करप्शन को और इलीगल एक्टिविटीज को रिपोर्ट करता है, या कहिए एक्सपोज करता है लार्जर सोसाइटी में। और क्या करता है? रॉन्ग डूइंग एंड मिसकंडक्ट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज रन्स द रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज टू ग्रेव डेंजर। ऐसा करने के बाद क्या है? उसे उसकी लाइफ, जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, फिजिकल हार्म हो सकता है, लोग उस पर अटैक भी कर सकते हैं जो भी उस करप्ट एक्ट में इन्वॉल्व है। एंड विक्टिमाइजेशन बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट एक्यूज्ड पर्सन एंड हिज टीम। अब देखिए, ये तो विसल ब्लोइंग के बारे में बता दिया, और विसल ब्लोअर को क्या क्या झेलना पड़ सकता है उसके बारे में बताया। व्हाट पॉलिसी मेजर्स वुड यू सजेस्ट टू स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू सेफगार्ड द विसल ब्लोअर। तो आपको कुछ पॉलिसी मेजर्स बतानी है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पूछा जा सकता था, गवर्नेंस में भी पूछा जा सकता था। तो जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखेंगे तो फिर पब्लिक सर्विस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, गवर्नेंस में लिखेंगे तो फिर लार्जर सोसाइटी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। लेकिन क्योंकि आप इथिक्स में ये आंसर लिख रहे हैं तो फिर एथिकल प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे, क्या है कंसेप्ट विसल ब्लोइंग का, उसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, कहां से आया ये कंसेप्ट,
विसल ब्लोइंग कहाँ से आया ये टर्म विसल ब्लोइंग, और फिर इस पर चर्चा करेंगे। बात करें पॉलिसी मेजर्स की रिगार्डिंग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, तो वो हम डील करेंगे जब हम बात करेंगे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2014। तो उसका हम बैकग्राउंड जानेंगे और उसमें ही हम कुछ पॉलिसी मेजर्स को रीड कर लेंगे। आज जो हम लेक्चर में बात करेंगे वो हम बात करेंगे इथिक्स ऑफ विसल ब्लोइंग के बारे में। इथिक्स ऑफ विसल ब्लोइंग मीन्स इसमें क्या गुड है, क्या बैड है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। आल्दो हम आंसर को जो नीड है, आंसर की जो नीड है उसको कैटर नहीं कर रहे, हम अपनी थ्योरी को पढ़ रहे हैं, आंसर को तो हम कभी भी पढ़ लेंगे। Concept of whistleblowing: a practice where employees inform the public or government about institutional activities that cause unnecessary harm, violate human rights, are illegal or are immoral। अब देखिए, कुछ एम्प्लॉइज जो उनके ही इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को बताते हैं किसे, पब्लिक को या गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटीज होती हैं इलीगल या फिर इमोरल। और बताने के पीछे का कारण क्या? क्योंकि उन एक्टिविटीज के द्वारा हार्म होती है अननेसेसरी और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हो जाता है। तो फॉर पब्लिक वेलफेयर ये काम किया जाता है, या जो करप्शन को एक्सपोज करना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन को एक्सपोज करना चाहते हैं, ऐसे लोग विसल ब्लोइंग का काम करते हैं। तो ये प्रैक्टिस है। तो ये तो बात हुई विसल ब्लोइंग की। ये जो टर्म है विसल ब्लोइंग, सीटी बजाना, तो सीटी किसके हाथ में होती है? रेफरी के हाथ, रेफरी के हाथ। तो आप जब भी फुटबॉल का मैच देखें तो वहां विसल ब्लो कौन करता है? जो इम्पार्शियल रेफरी होता है। तो यहां पर इथिक्स ऑफ विसल ब्लोइंग में यही देखी जाती है, क्या आप इम्पार्शियल थे जब आप विसल ब्लो कर रहे हैं अपनी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को। ये बात इथिक्स ऑफ विसल ब्लोइंग में चर्चा की जाती है। ये जो टर्म है विसल ब्लोइंग, ये यूज किया गया था 1971 में जेम्स एम रॉस के द्वारा, जो थे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जनरल मोटर्स। तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने ये टर्म यूज किया था 1971 में। अब देखते हैं लॉयल्टी डायलेमा। दिस इज द कन्फ्लिक्ट। तो डायलेमा में आप जानते हैं दो चॉइसेस होती हैं, टू चॉइसेस होती हैं या कन्फ्लिक्ट होती हैं। तो लॉयल्टी का डायलेमा है किसके किसके बीच? लॉयल्टी टू द डिपार्टमेंट वर्सेस लॉयल्टी टू द पब्लिक। तो लॉयल्टी में भी दो चॉइसेस हैं, आपको डिपार्टमेंट की लॉयल्टी दिखानी है या पब्लिक की लॉयल्टी दिखानी है। और पब्लिक की लॉयल्टी का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पर आप कुछ एक्ट कर रहे हैं। वन व्यू ऑफ द एथिसिस्ट सजेस्ट ओनली द गवर्नमेंट लाइक अ स्पोर्ट्स रेफरी शुड ब्लो द विशल। तो कुछ लोग ये कहते हैं विशल ब्लोइंग का काम गवर्नमेंट को करने दो, ये जो एम्प्लॉइज हैं ये विशल ब्लोइंग का काम ना करें। Not the employees itself. It is exclusively the government's job to monitor, identify and blow the whistle. तो ये गवर्नमेंट के पास रहने दीजिए on unethical behavior or institutional corruption and not the responsibility of individual employees. अब लेकिन इसका अपोजिट व्यू क्या है? Exemplified by डॉक्टर जेफरी वेगान। और अगर ये जो इनका जो एथिकल एक्ट है जेफरी वेगान का, वो आप मूवी है द इनसाइडर उसमें देख सकते हैं। तो जो अपोजिट व्यू है इनके एक्ट के द्वारा समझा जा सकता है। अब वो अपोजिट व्यू क्या है? argues that whistleblowing is morally required when an organization act illegally और unethically। अब देखिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इलीगली और अनएथिकली एक्ट करता है तो फिर उसके एम्प्लॉइज को विसल ब्लो करनी चाहिए। और ये आपको देखने को मिलता है, एक मूवी है द इनसाइडर। तो आप ऐसी मूवी को कोट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स में, ये विसल ब्लोइंग पर ही बनी हुई है। तो जेफरी वेगान क्या है? एक साइंटिस्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उसमें फैले करप्शन को एक्सपोज करते हैं। और उसके द्वारा होता क्या है? इनकी चली जाती है जॉब। फिर ये एक मीडिया चैनल को अप्रोच करते हैं और एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में ये करप्शन को एक्सपोज करते हैं, बताते हैं, लेकिन उस इंटरव्यू को टेलीकास्ट नहीं किया जाता।
तो जो इंटरव्यूअर होता है फिर वो जॉब से रिजाइन दे देता है या उसे कहें जॉब छोड़नी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो इस बात को लोगों के सामने रखता है। तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो जेफरी वाइगेंट खुद ही हैं और जो मीडिया पर्सनल था, मीडिया पर्सन था, उसकी भी इंटीग्रिटी यहाँ पर दिख रही है। उसने करप्शन को एक्सपोज किया और अपनी जॉब की चिंता नहीं की। ऐसे ही जेफरी वैगेंट थे, इन्होंने भी अपनी जॉब की चिंता नहीं की, पब्लिक वेलफेयर में करप्शन को एक्सपोज किया था। तो ये आप मूवी है द इनसाइडर, उसमें देख सकते हैं। तो इस व्यू से पता लगता है विसल ब्लोइंग इज नॉट ओनली परमिशिबल बट आल्सो एथिकली जस्टिफाइड। तो ये लॉ में परमिशिबल है, ये तो बात है ही है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में परमिसिबल है जो 2014 में आया, लेकिन ये एथिकली जस्टिफाइड भी है। कब? कुछ केवियट्स हैं। कब? इट एम्स टू एक्सपोज अननेसेसरी हार्म और इलीगल एक्टिविटी। आप विसल ब्लो करिए क्योंकि अननेसेसरी हार्म हो रहा है या इलीगल एक्टिविटी हो रही है। ऐसे ही नहीं विसल ब्लो करते रहिए, अगर कोई हार्म वगैरह नहीं हो रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो विसल ब्लोइंग का क्या ही मतलब। इट स्टेम्स फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मोरल मोटिव। तो ये मोरल मोटिव की वजह से है, पब्लिक वेलफेयर की वजह से है, और किसकी वजह से नहीं है, किसी को हार्म करने की वजह से नहीं है, किसी से बदला लेने की बात नहीं है, इसमें पब्लिक वेलफेयर की बात है, इसीलिए हम विसल ब्लो करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन परसुएसिव एविडेंस। तो एविडेंस बेस्ड विसल ब्लोइंग है, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं, जिसका एविडेंस है आपके पास उसकी ही बात करें। किसी की बातों को सुनकर ही विसल ब्लो मत करने लगे, आपके पास जब एविडेंस आ जाए तब आप विसल ब्लो करें। तो एथिक्स में आप जानते भी हैं आपको कैसे एक्ट करना होता है, तो विसल ब्लोइंग के जो एक्ट हैं उनको कैसे किया जाए उसके बारे में भी एथिक्स में बताया गया है। ऑल्दो टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, एथिकल लिविंग, और उसमें देख रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइफ में जब एथिकल लिविंग की ओर बढ़ते हैं और कैसे विसल ब्लोइंग कर सकते हैं। एक केयरफुल एनालिसिस शोज द वायलेशन इज सीरियस एंड इमीडिएट। तो सीरियस वायलेशन हो रहा है और इमीडिएट वायलेशन हो रहा है, तब आप विसल ब्लोइंग करिए। इंटरनल चैनल्स हैज बीन एग्जॉस्टेड एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। देखिए इसमें जो मैंने आपको बात बताई थी, यहां पर विसल ब्लोइंग को क्यों नहीं मैंने हाईलाइट किया था, मैंने क्यों कहा था रिपोर्टिंग टू हायर अथॉरिटीज, क्योंकि जो इंटरनल चैनल हैं उनको तो पहले टैप कर लिया जाए। आपको कुछ पता भी लग रहा है, ऐसा नहीं तुरंत मीडिया के सामने पहुंच गए, नहीं, जितने भी इंटरनल चैनल हैं उनको पहले आप टैप कर लीजिए, और जब वहां से बात ना बने तब आप कहीं विसल ब्लोइंग की तरफ बढ़ें। तो ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ना कि फर्स्ट। देयर इज ए चांस ऑफ सक्सेस टू जस्टिफाई द पर्सनल हार्डशिप। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पर्सनल हार्डशिप को सहते हुए भी वो विसल ब्लो करते हैं और उसको ही सक्सेस मानते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पब्लिक वेलफेयर में काम कर पाए, इसको ही वो सक्सेस कहते हैं और इसी से वो अपने बात को जस्टिफाई कर पाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कॉस्ट ऑफ विसल ब्लोइंग या कॉस्ट ऑफ एथिकल लिविंग। डॉक्टर जेफरी वैगन, जिनके बारे में हमने कौन सी मूवी में बात की थी, द इनसाइडर मूवी, इसको आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। एक्सपोज द टोबैको इंडस्ट्री फॉर कंसीलिंग द एडिक्टिव नेचर ऑफ सिगरेट्स। देखिए जिस कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ साइंटिस्ट, तो उसमें बन रही सिगरेट्स को में जो एडिक्टिव नेचर डाला जा रहा है, कुछ केमिकल्स डाले जा रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कौन, जेफरी वाइगेंट। इंस्टीट्यूशनल करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं जेफरी वाइगेंट, और जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो मीडिया के सामने जाते हैं, और मीडिया में भी जो मीडिया पर्सन इनका इंटरव्यू ले रहा है उसकी भी बात नहीं सुनी जा रही, इस इंटरव्यू को टेलीकास्ट नहीं किया जा रहा, तो फिर वो मीडिया पर्सन उस इंटरव्यू को टेलीकास्ट करता है बाई सम अदर मीन्स। तो आप देख रहे हैं कैसे जब एथिकल लिविंग की बात होती है तो पर्सनल प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है लोगों को। और क्या है, बीएसएनएल का एक इंजीनियर था, उसे अपनी पेंशन से हाथ धोना पड़ा आफ्टर ब्लोइंग द विशल ऑन अ पावरफुल पॉलिटिशियन। तो आपकी पेंशन वेंशन को भी खतरा हो सकता है जब आप विसल ब्लो करेंगे। कुछ एक्सट्रीम रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे विसल ब्लोअर है फेस्ड फिजिकल हार्म, आपके साथ मारपीट हो सकती है, इवन आप जान से मार दिए जा सकते हैं, बम्प्ड ऑफ। तो ये सब बातें हैं एथिकल लिविंग की। तो एथिक्स आपको बताता है आपको जिंदगी कैसे जीनी है और उस जिंदगी में क्या क्या खतरे आ सकते हैं जब आप एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे
फॉर द सेक ऑफ एक्सपोजिंग इंस्टीट्यूशनल करप्शन। तो ये आज हमने 2 केस स्टडी के थ्रू और जाना क्या होती है एथिक्स, क्या होती है एथिकल लिविंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे द रिलीवेंस एंड रोल ऑफ एथिक्स और द सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स डील्स विद। तो फिर से वही एथिक्स की डेफिनेशन है, उसको बस अप्लाई करेंगे और कहां कहां वो अप्लाई हो जा रही है उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, कीप लर्निंग।